यह आवश्यक है कि वह समस्त मानवता का सबल स्वर बन सके और देशों के बीच एक दूसरे पर अवलंबित सामूहिक कृति तथा सहयोग का गतिशील माध्यम बन सके। स्वयं अपने इतिहास और राजनीतिक अनुभव से हमने सीखा है कि वास्तविक सत्ता सरकारों में नहीं, जनता में निहित है और जो उनकी इच्छा शक्ति और समर्थन पर आश्रित है। आज से 30 वर्ष पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता ने बिना हथियार उठाए बड़ी हिम्मत से एक शक्तिशाली साम्राज्य का सामना किया और उससे देश को मुक्ति दिलाई। इस वर्ष के प्रारंभ में हमारी जनता ने एक स्वार्थांध सत्ता के उन सब प्रयत्नों पर सफलतापूर्वक पानी फेर दिया जिनके द्वारा उसकी मूलभूत स्वतंत्रता को छीना जा रहा था। इस घटना से हमारे कई विदेशी मित्र बंधुओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मुझे तो स्पष्ट है कि हमारे लोगों द्वारा प्रदर्शित महान राजनीतिक साहस की प्रेरणा हमारी अस्मिता और परंपरा से मिली है। सदा से ही हमारी धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्ति रहा है। हमारे विविध धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सदैव यह संदेश निहित रहा है कि समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि का मूल हेतु व्यक्ति और उसका संपूर्ण विकास है। हमारी सदा मान्यता रही है कि ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं। हम भारतवासी को भले ही वह कहीं जन्मा हो या किसी पंथ का हो, अपने उद्धार और मुक्ति का मार्ग का अनुसरण की स्वतंत्रता रही है। साथ ही हमारे मनीषियों ने वैदिक युग से लेकर अब तक सदा ही हमें अपने साथी मानवों के प्रति करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी ने इस तत्व का सार उनके प्रिय शब्द अंत्योदय में व्यक्त किया। अंत्योदय का अभिप्राय है निम्नतम और निर्धनतम वर्गों के हितों की रक्षा और कल्याण, जिसके लिए प्रत्येक समाज को संलग्न रहना चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर सर्वोच्च स्थान मनुष्य, उसके सुख और कल्याण तथा मानव की आधारभूत एकता को मिलना चाहिए। मेरा अभिप्राय किसी अपार्थिक मानव से नहीं है जो अतीत काल से निरंकुशता को थोपने का बहाना रहा है। मेरा मतलब जीते जागते मानव से है। उसकी संवेदनाएं और अपेक्षाएं, उसका सुख और दुख हमारे प्रयत्नों का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम विश्व शांति के, ऐसी विश्व शांति के जो जीवंत है, प्रबल समर्थक हैं। विश्व शांति हमारे सारे प्रयत्नों की आधारशिला है। शांति की परिभाषा केवल युद्ध न होना मात्र नहीं है। विश्व शांति का ताना बाना किसी भी समय छिन्न भिन्न हो सकता है। उसका संरक्षण तो केवल उन सामूहिक प्रयत्नों से हो सकता है जो राष्ट्रों के बीच विद्यमान भारी असमानता और असंतुलन को दूर कर सकें, एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के प्रभुत्व और शोषण का अंत कर सकें और संसार के समस्त लोगों को बराबरी के आधार पर अवसर और अधिकार प्रदान कर सकें। निस्संदेह हर देश अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहता है, पर कोई देश सबसे अलग थलग होकर अपनी चार दीवारी के भीतर नहीं रह सकता। हमें यह समझना होगा कि विश्व के देशों में पारस्परिक निर्भरता के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। इसी में विश्व मानव का कल्याण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सब अपने अपने राष्ट्रीय क्षितिजों के पार अपनी दृष्टि दौड़ाएं। पारस्परिक सहकारिता और त्याग की प्रवृत्ति को बल देकर ही मानव समाज प्रगति और समृद्धि का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। जब भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम छेड़ा था, तब से विश्व एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। एक एशियाई देश के नाते हमने वियतनाम के बहादुर लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झेले गए अपार कष्टों और अनगिनत बलिदानों को बड़ी संवेदना के साथ देखा। उनकी अंततः सफलता मानव की आत्मशक्ति की ज्वलंत परिचायक तथा दासता के विरुद्ध उसके अदम्य प्रतिरोध के प्रति श्रद्धांजलि है। हमें प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वियतनाम के पुनर्निर्माण और वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर सहायता देने की योजना बनाई है। भारत वियतनाम को अपनी ओर से यथासंभव सहायता देने के लिए तत्पर है। भारत वियतनामी समाजवादी गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का सहर्ष स्वागत करता है।
नए अफ्रीकी राज्य जिबूटी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दोनों देशों की सदस्यता से संयुक्त राष्ट्र संघ और भी विश्वव्यापी हो गया है। इन दोनों देशों के साथ भारत के मधुर मैत्री संबंध हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होगी। महासभा के समक्ष जो कार्यसूची है उसमें संसार की कई महत्वपूर्ण समस्याएं सम्मिलित हैं। मैं इनमें से कुछ ऐसे विशिष्ट प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूँगा जिनका तात्कालिक महत्व है और जिनको हमारे सामूहिक विचार विनिमय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी अफ्रीका में मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हो रहे महान संघर्ष की है। भारत ने सदैव ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अनावश्यक रक्तपात और हिंसा का विरोध किया है। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। पराधीनता के अंधकारपूर्ण काल में भी भारत कतिपय आधारभूत सिद्धांतों पर दृढ़ था। ये सिद्धांत थे औपनिवेशिक दमन का तीव्र विरोध और रंगभेद पर आधारित विभाजन तथा मानव अधिकारों के हनन की पूर्ण स्वीकृति। इन सिद्धांतों के प्रति भारत की श्रद्धा आज और अधिक गहरी हो गई है। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। रंगभेद निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। इसका अस्तित्व मानवता पर कलंक और संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक गहरा आक्षेप है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 30 वर्ष बाद आज हमें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है कि दरिद्रता के सागर में कोई एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह समृद्धि का द्वीप बनकर नहीं रह सकता। 2 दशकों से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर विचार विनिमय हो रहा है, परंतु विकास दशक के लिए जो स्वल्प लक्ष्य निश्चित किए गए थे उनकी या तो अवहेलना कर दी गई है या उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। प्रायः दावा किया जाता है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति निर्धनता को दूर करने और उन्नति के लाभों को समस्त संसार में उपलब्ध करने की क्षमता रखती है, किंतु सच्चाई तो यह है कि विकासशील देशों को सही ढंग की तकनीक न मिलने के कारण धनी और निर्धन देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। निस्संदेह युद्धोपरांत की दशाब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का कई गुना विस्तार हुआ है, परंतु उसका लाभ अधिकांशतः विकसित देशों को ही मिला है और उन्हीं देशों के लोगों के आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हुआ है। विकासशील देशों के लिए विभिन्न व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को शिथिल करने तथा निर्यातों के लाभकारी मूल्यों को सुरक्षित रखने की समस्याएं आज भी उसी स्थिति में हैं जो ऊर्जा के संकट के तुरंत बाद थी। तेल आयातक देशों की आर्थिक समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि कर्ज के बोझ को निरंतर बढ़ाने के अतिरिक्त उनके सम्मुख कोई अन्य उपचार नहीं दिखाई देता। इसमें संदेह नहीं कि विकसित देशों की अपनी आंतरिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें अपने दृष्टिकोणों और नीतियों को तात्कालिक तथा संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के ऊपर उठाना आवश्यक है। ये पूछा जा सकता है कि क्या विकसित देशों को आर्थिक ढांचे की समस्याओं के समाधान का युक्ति संगत और प्रबुद्ध रास्ता ये नहीं है कि इन देशों से विकासशील देशों में विशिष्ट मात्रा में वित्तीय और प्रौद्योगिक क्षमता का स्थानांतरण किया जाए। समृद्ध देशों की बेरोजगारी और आर्थिक उथल पुथल का समुचित समाधान संसार के 3 अरब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होने पर ही हो सकता है। भारत ने इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्शों में उत्साह और ईमानदारी से भाग लिया है। हमारी मान्यता रही है कि संसार के आर्थिक रोगों का निवारण संघर्ष की भावना को बल देने से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की नई भावना को जागृत करने से होगा। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपके सम्मुख महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका उन्होंने कई दशक पहले सुझाव दिया था। जैसा आप जानते हैं, वे सचमुच में एक विश्व मानव थे। संक्षिप्त रूप से उनके विचार मेरी राय में इस प्रकार थे। 1,
सब लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है, भले ही उनकी अर्थव्यवस्था का रूप, उत्पादकता का स्तर तथा भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। 2, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता शोषण रहित होना चाहिए। असमान लोगों के बीच वास्तविक पारस्परिक निर्भरता नहीं हो सकती, अतः असमानता को दूर करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है। 3, विकासशील देशों को स्वावलंबन और सामूहिक निर्भरता की नीति का पालन करना चाहिए। ये एक ऐसी व्यापक रणनीति का अंग होना चाहिए जिसका उद्देश्य विकसित देशों से संसाधनों और तकनीक का स्थानांतरण कराना होगा। 4, संसार के लोग भले ही वे पृथक राष्ट्रों में बटे हुए हों, एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक सुसंबद्ध विश्व अर्थव्यवस्था की मांग है कि सीमाओं से परे न केवल वस्तुओं, पूंजी के साधनों और तकनीक का आदान प्रदान हो, बल्कि आदमियों का भी आवागमन होता रहे। 5, आर्थिक व्यू रचना का लक्ष्य मात्र जीएनपी बढ़ाना न होकर रोजगार में वृद्धि करना होना चाहिए। 6, उपभोग में असंयम के विरुद्ध एक विश्वव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा संयम मनुष्य को गिराता है और उसे शेष समाज से दूर ले जाता है। 7, न केवल विकसित बल्कि विकासशील देशों को भी अपने देश की आम जनता और अभिजात्य वर्ग के बीच की खाई को भरना चाहिए। न्याय संगत विश्व अर्थव्यवस्था का आधार हर देश में एक न्यायोचित अर्थव्यवस्था की रचना ही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, संसार में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर का देश होने के नाते भारत की समस्याएं भी बहुत जटिल हैं। हमारी प्रगति उल्लेखनीय है, लेकिन हमारे सम्मुख कई चुनौतियां विद्यमान हैं। एक ऐसे देश के नाते जिसने लोकतंत्र में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की है और जो सहमति के आधार पर शासन चलाना चाहता है, हमारा काम और भी अधिक कठिन हो गया है। हमें कुछ दशकों तथा सदियों से जो अनेकानेक समस्याएं विरासत में मिली हैं, उन्हें हल करने के लिए हमारे पास न तो कोई जादू की छड़ी है और न कोई तुरंत फुरत समाधान है, लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि हम सफल होंगे। स्वतंत्रता के विगत 30 वर्षों में हमारे लोगों ने अपनी परंपरागत प्रतिभा के बल पर विज्ञान और तकनीक द्वारा प्रस्तुत नए अवसरों के महत्व को समझा है और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रगति के नवीन उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उपयोगिता को समझते हुए भी हमारा प्रयास यही रहा है कि अपनी राष्ट्रीय प्रगति और आर्थिक स्वावलंबन के लिए हम अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर रहें। हमारी नई सरकार नई प्राथमिकताओं को निश्चित करने और नियोजन तथा नीतियों में जो विकृतियां आ गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए तत्पर है। आर्थिक क्षेत्र में अपने विकास के लिए हम औद्योगिक देशों की आंख मूंद कर नकल नहीं करना चाहते। हम ऐसे समग्र नियोजन की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसका केंद्र बिंदु मानव हो। हम अपना ध्यान ग्रामीण विकास पर अधिक केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की बहुसंख्यक जनता गांव में रहती है और उसका जीवन वही बीतेगा। हम अभिजात्य वर्ग के उपभोगवाद पर आधारित बहुलता नहीं चाहते। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्या है, बल्कि उसकी खरी कसौटी ये है कि वह कैसा है। हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं और पिछड़े वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत संकल्प हैं। नगरों की ओर दौड़ने की प्रवृत्ति को उलटने या कम से कम रोकने की हमारी योजनाएं विकासशील देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई है। कई दशक पहले महात्मा गांधी जी ने इस बारे में चेतावनी दी थी। अधिक सुहाने प्रभात के लिए जूझते हुए भारत अपने आर्थिक और तकनीकी अनुभव में अपने बंधु विकासशील देशों को सहभागी बनाने के लिए सदैव तत्पर रहा है। हम अपनी विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अन्य विकासशील देशों के हजारों छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा विश्वास है कि विविधतापूर्ण प्रशिक्षण इन देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगा। हम विकासशील देशों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और इससे हम केवल अपने लिए किसी प्रकार के राजनीतिक या आर्थिक लाभ की कामना नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। जनता सरकार सभी देशों के साथ स्नेह, सहयोग
और समझदारी के सेतु निर्माण करने के लिए सक्रिय है। सर्वप्रथम हमारा ध्यान नजदीकी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की ओर गया है। मैं हाल में ही मैत्री का संदेश लेकर नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिससे न केवल स्थायी शांति कायम हो बल्कि लाभदायक सहयोग में भी वृद्धि हो। 4 दिन पूर्व 30 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने गंगा जल की समस्या पर हुए एक समझौते पर प्रथम हस्ताक्षर किए। यह एक व्यापक समझौता है जिसमें अल्पकालीन समस्या को हल किया गया है और दीर्घकालीन समस्या के समाधान की नींव डाली गई है। इससे दोनों देशों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इस समस्या ने हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंधों में पिछले 25 वर्षों से बिगाड़ पैदा कर रखा था। यह समझौता हमारे इस विश्वास की पुष्टि कर सकता है कि ऐसी जटिल समस्या को, जो 2 पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, ईमानदारी से प्रेरित द्विपक्षीय चर्चा के द्वारा ही हल किया जा सकता है। ऐसे हल के लिए दोनों पक्षों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है और आदान प्रदान के आधार पर आगे बढ़ना पड़ता है। पिछले 1 वर्ष में दक्षिण एशिया के देशों में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। फिर भी इन देशों के लोगों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि दक्षिण एशिया पिछले कई दशकों की अपेक्षा आज तनाव से अधिक मुक्त है। यदि सचमुच दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो जाए तो हम सब, जिन पर विकास का समान बोझ है, अपने विकास की ओर ध्यान दे सकेंगे और अपने संसाधनों को विनाश से हटाकर विकास में लगा सकेंगे। वस्तुतः इसी संदर्भ में हम यह विशेष अपील करते हैं कि हमारे चारों तरफ के हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता और सैनिक अड्डों से मुक्त रखा जाए, जिनका उपयोग आक्रमण के लिए हो सकता है। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत तनाव शैथिल्य के प्रयत्नों का स्वागत करता है। भारत चाहता है कि तनाव शैथिल्य केवल यूरोप तक सीमित न रहे बल्कि विश्वव्यापी हो और उसके लाभ विश्व के सब देशों और लोगों को मिलें। वर्षानुवर्ष राष्ट्र संघ में अनगिनत प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें पूर्ण निशस्त्रीकरण, विशेषकर आणविक निशस्त्रीकरण की मांग की गई है। अणु अस्त्रों की दौड़ बहुत भयावह स्थिति में पहुंच गई है। विनाशकारी हथियारों के अंबार ने संसार को बड़ी विकट दुविधा में डाल दिया